हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन कर रहे थे एनसीईआरटी रीडिंग, और ये एनसीईआरटी रीडिंग में सीरीज के अंदर आज अपन जो चैप्टर करने वाले हैं वो प्रकाश संश्लेषण, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। 2 या फिर 3 पार्ट्स के चैप्टर को करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 1-2 रिक्वेस्ट आपसे कर लेता हूँ। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में यार ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना। फायदा क्या होगा डाउनलोड करने से? आपको टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और क्या चाहिए, डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, चैट का ऑप्शन है वहां पे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कब क्लास होनी है कब नहीं होनी सारा आपको पता रहेगा, और टेस्ट का जो सिलेबस है वो भी आपको वहीं मिल जाता, तो ज्वाइन जरूर से कर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्रकाश संश्लेषण। अपन एनसीईआरटी रीडिंग किस प्रकार से करते हैं आप सब जानते ही हो। अपन ऐसे लाइन पढ़ते नहीं है डायरेक्ट, ऐसे रीडिंग मार रीडिंग नहीं, ऐसे ये वाली रीडिंग नहीं करते अपन करते हैं एक लाइन को समझते हैं पहले, उसके बाद में मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं भैया रीड कर लिया अपन ने, ठीक है, समझ लिया इस लाइन को। चलो जी आ जाओ। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। भाई अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्रकाश संश्लेषण सब जानते हो, फोटोसिंथेसिस। देखो अपन को अगर खाना खाना है तो अपन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अपन तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही निर्भर करते हैं। भाई सब्जी खा रहे हो, कहां से आ रही है? प्लांट से। फल खा रहे हो, प्लांट से। मान लो आपका तो भैया हम तो सब्जी खाते ही नहीं, हम तो मीट खाते हैं। तो मीट खा रहे हो, जिस जानवर को खा रहे हो उस जानवर ने तो किसी ना किसी प्लांट से कुछ खाया होगा ना, उसने तो घास चरा होगा, ठीक बात है। तो अपन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या है, प्लांट्स पर निर्भर है। अपन अपना खाना खुद नहीं बनाते। लेकिन वही बात करें प्लांट्स की बात जब अपन करते हैं ना, तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण करके वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक बात है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्या है, एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर अपन किस तरीके से वो खाना बनाते हैं उसी को इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन शुरुआत अपन बिल्कुल बेसिक से करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो वो कैसी है, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक बात है। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल इसमें भौतिक क्या है, गैसीय विनिमय, ठीक है। गैसेस का जो एक्सचेंज होगा, ठीक है, ऑक्सीजन CO2 इनका जो एक्सचेंज होगा ना, वो क्या है, यहां पर भौतिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, यहां पर बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, वो क्या है, यहां पर वो रासायनिक प्रक्रिया है। तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण है वो भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक बात है। भोजन का प्राथमिक जो स्रोत है वो क्या है, पौधे ही है। किसी भी प्रकार का जो भोजन है अपना, या फिर किसी भी जानवर का जो भोजन है, उसका जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है, वो आपका पौधे ही है। और पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करके क्या करते हैं, वो खाना बनाते हैं, ठीक। प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 जो है वो रिलीज होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तभी तो अपन कहते हैं कि प्लांट्स जो है, पौधे जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और वो ऑक्सीजन कहां से छोड़ते हैं, जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, तब वो छोड़ते हैं। एक अपन अगले चैप्टर के अंदर भी बात करेंगे इसकी, जो सब्शन वाला चैप्टर है, हाँ, पौधों में सब्शन की बात करेंगे जब, कि प्लांट्स जो है ना, अपन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ठीक बात है। वैसे ही प्लांट्स जो है वो भी सब्शन क्रिया करते हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक बात है। अपन सांस लेते हैं, इंसान जब सांस लेता है, जानवर जब सांस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन तो ले लेते हैं और CO2 को छोड़ देते हैं। वही बात करूं प्लांट्स की, तो जब वो सब्शन करते हैं ना, उस टाइम तो वो भी क्या करते हैं, अपने जैसे ही, कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। लेकिन भैया हमने तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मैंने कहा आपने सही सुना है, लेकिन जब वो सब्शन की क्रिया करते हैं ना, तब तो वो ऐसे ही सांस लेते हैं अपने जैसे ही। लेकिन जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं, उस टाइम पर वो उनको CO2 की जरूरत होती है और ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं। सब्शन तो अपने जैसा ही है जी, उनके अंदर भी अपन भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। प्लांट्स भी जब सब्शन करेगा तब तो वो भी ऑक्सीजन लेगा और CO2 ही छोड़ेगा। लेकिन जब बात प्रकाश संश्लेषण की आती है ना, तब वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक बात है। अगले चैप्टर में बात करेंगे इसकी। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। ये कौन करते हैं, प्लांट्स, ठीक है। अब मैं आपको एक बेसिक रिएक्शन दिखा रहा हूं, ठीक है। ये बेसिक रिएक्शन है, बैलेंस की हुई नहीं है, ठीक है। तो इसमें अपनी बैलेंस नहीं किया है, बस बेसिक रिएक्शन आपके सामने दिखाई दे रही है। CO2 H2O, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, लाइट आई, क्लोरोफिल, इनकी मदद से क्या होगा, C6H12O6 ग्लूकोज बन जाएगा, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगी और H2O, ठीक है। तो ये अपने पास प्रोडक्ट बनते हैं, ये क्या रिएक्टेंट है अपने पास में,
ठीक बात है, ये बेसिक रिएक्शन चलती है जी प्रकाश संश्लेषण के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की अनिवार्यता। अब कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, कुछ लोगों ने कहा कि भैया प्रकाश संश्लेषण करना है, फोटोसिंथेसिस करनी है, तो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता क्या है, उसके लिए प्रकाश की क्या आवश्यकता है, आप प्रूव करके दिखाइए कि प्रकाश के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, अंधेरे के अंदर नहीं होता। लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की जब थ्योरी दी गई तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप प्रूव करके दिखाइए जी कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण है वो प्रकाश में ही होता है, अंधेरे में नहीं होता, बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इस बात को प्रूव करके बताइए। तो साइंटिस्ट ने प्रूव करके बताया। कैसे, ध्यान से देखना। ये जो पत्ती है इसको थोड़ा समय पतली है, इसको मोटा कर देते हैं। चलो देखो जी, ये एक प्लांट लिया है अपन ने, भैया ले लिया प्लांट तो ले लिया आपने, ठीक है। और ये क्या है, सूर्य है, ठीक। यहां पर क्या किया, इसकी एक पत्ती को मैंने क्या किया, एक पत्ती को मैंने क्या कर दिया, बीच से ढक दिया जी, ठीक है। ये जो एक पत्ती है मैंने क्या किया, इसको बाकी साइड से क्या है, इस पर लाइट आ रही है, बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक स्ट्रिप लगा दी, ढक दिया उसको वहां से, वहां पर उस पर लाइट क्या नहीं पड़ रही, लाइट जो है वो पड़ नहीं रही। बोल ठीक बात है भैया, लाइट नहीं पड़ रही। अब मैंने क्या किया, इसको धूप में है, देखो लाइट आ रही है, धूप में तो है, ये प्रकाश संश्लेषण किया पौधे ने। फिर मैंने क्या किया, इस पत्ती को तोड़ा, यहां से इस पत्ती को मैंने तोड़ा और एक बीकर में लेके डाल दिया इस पत्ती को ना। ये मेरे पास में एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन भर रखा है, एक घोल मैंने भर रखा है, वो किसका है, आयोडीन का। किसका, आयोडीन का। भैया आयोडीन से क्या होगा, ये बताऊंगा। आयोडीन से होगा ये कि जहां पर भी स्टार्च होता है ना, जहां पर भी स्टार्च होता है वहां पर आयोडीन जो है ना वो कलर देता है, कैसा, ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। अब आपको भैया स्टार्च कहां से आया, अभी समझाता हूं स्टार्च कहां से आया। ये देखो, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज बनता है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज बनता है ना, वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं होता प्लांट के अंदर, वो स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। बनता ग्लूकोज के रूप में है, लेकिन जो स्टोर है वो किस रूप में होता है, वो स्टार्च के रूप में ही स्टोर होता है, ठीक बात है। तो यहां पर पत्ती पर हमने क्या लगा रखा था, एक स्ट्रिप लगा रखी थी बीच में, यहां पर खुला है पत्ती, यहां पर खुली, बीच में मैंने एक स्ट्रिप लगा दी, ठीक है। चलो इस पत्ती को हमने किस में डाला, आयोडीन के सॉल्यूशन में डाला है। आयोडीन क्या करता है, जहां पर भी स्टार्च होगा वहां पर क्या करेगा, वो ब्लू ब्लैक कलर दिखाता है, ठीक बात है। हमने क्या देखा, जहां पर जो स्ट्रिप नहीं थी ना, जहां पर पत्ती के ऊपर स्ट्रिप नहीं थी, जहां पर पत्ती ढकी हुई नहीं थी, वहां पर पत्ती कैसी दिखाई दी, ब्लू ब्लैक रंग। मतलब यहां पर जो है पत्ती जहां से ढकी हुई नहीं थी वहां पर क्या है, स्टार्च बना है, मतलब यहां पर फोटोसिंथेसिस हुई है, ठीक है। यहां से पत्ती नहीं ढकी हुई तो यहां पर भी मैं क्या दिखाई दिया, ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दिया। लेकिन बीच से हमने क्या किया हुआ था, पत्ती को ढका हुआ था, पत्ती को ढक रखा था, स्ट्रिप से ढक रखा था। तो यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर कोई कलर चेंज नहीं हुआ, प्रकाश संश्लेषण यहां, क्योंकि यहां पर प्रकाश संश्लेषण हुआ ही नहीं था, और प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ मतलब यहां पर स्टार्च नहीं बना, स्टार्च नहीं बना, इसलिए यहां पर कोई कलर चेंज नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब निकला, इस एक्सपेरिमेंट से पता यह लगा कि भैया अगर आपको प्रकाश संश्लेषण करवाना है तो प्रकाश जो है वो क्या है, अनिवार्य है उसके लिए। अगर आपको फोटोसिंथेसिस करवाना है, प्रकाश संश्लेषण करवाना है, तो उसके लिए प्रकाश जो है, लाइट जो है वो क्या है, अनिवार्य है। समझ में आई ये बात, ठीक है। कैसे पता लगा भैया, अरे यहां पर जहां पर इसको ढक रखा था ना, पत्ती को जहां से ढक रखा था, ठीक है, वहां पर इसको प्रकाश नहीं मिला, प्रकाश नहीं मिला तो उसने क्या नहीं की, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाई वो वहां से उस जगह से, और उस जगह प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो वहां पर स्टार्च नहीं बना, स्टार्च नहीं बना तो उसने कोई रंग नहीं दिखाया, ठीक बात है। तो प्रकाश की अनिवार्यता हमें इस एक्सपेरिमेंट से समझ आती है। अगला एक्सपेरिमेंट किया गया प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की अनिवार्यता। बात यह उठी फिर इस रिएक्शन में, आप ध्यान से देखो, इसमें एक तो प्रकाश दे रखा है हमने, देखो रिएक्टेंट देखो, एक प्रकाश है, ठीक है। तो प्रकाश की अनिवार्यता तो हमने बता दी कि भाई प्रकाश जरूरी क्यों है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फिर बात उठी कि CO2 जो है ये जरूरी क्यों है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो हमने कहा आ जाओ जी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इसका भी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की अनिवार्यता का लिए अपने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, हमने एक पौधा ले लिया जी, पौधा, और पौधा लेके हमने क्या किया, साइड में हमने एक बीकर रखा, और उस बीकर में क्या डाल दिया हमने, KOH डाल दिया। क्या डाल दिया, KOH, ठीक है। और आप सबको पता है KOH क्या करता है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, हाँ। KOH क्या करता है, CO2 का अवशोषण करता है। CO2 क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को, ठीक है। KOH क्या करता है,
OH। सॉल्यूशन क्या करता है, CO2 को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक बात है भैया, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ध्यान से देखो, ये पत्ती ली हमने, ये प्लांट जी, इसकी एक पत्ती को हमने आधा डुबो दिया, आधा डुबो दिया, थोड़ी टेढ़ी करके इसको इस सॉल्यूशन में आधा डुबो दिया हमने। आधा किसमें है ये पत्ती, देखो आधी किसमें है, ये KOH सॉल्यूशन में है, और आधी क्या है, बाहर है। ठीक बात है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, हमें CO2 प्रूव करनी है कि भैया प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होगी, हमें यह बात प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, प्लांट ले लिया, एक बीकर लिया, उसमें हमने क्या डाला, KOH डाल दिया, KOH। ठीक है, और हमने इस प्लांट की डाली को थोड़ा सा मोड़ा, झुकाया, और इस पत्ती को क्या किया, इस बीकर के अंदर आधी पत्ती को डिप कर दिया, किसमें, इस बीकर के अंदर। ठीक बात है। अब क्या होगा, सूर्य की प्रकाश यहां से आएगा, सूर्य का प्रकाश यहां से आएगा, और ये प्लांट क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, ये पौधा जो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। कुछ टाइम बाद हमने क्या किया, इस पत्ती को यहां से तोड़ा, इस पत्ती को यहां से तोड़ा, और किस में डाल दिया, आयोडीन के सॉल्यूशन में डाल दिया, आयोडीन के सॉल्यूशन में डाल दिया। और आप सबको पता है, क्या पता है, कि आयोडीन जो है जहां पर भी स्टार्च होगा ना, वहां पर कलर देगा, कैसा, ब्लू ब्लैक कलर देगा। कैसा देगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा। आयोडीन क्या करता है, जहां पर भी उसको स्टार्च मिलेगा वहां पर रंग देगा। कैसा रंग देगा भैया, ब्लू ब्लैक रंग देगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। और स्टार्च कब आता है, स्टार्च कब आएगा, जब प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, हमने इस पत्ती को इसमें आयोडीन के सॉल्यूशन में डाला, हमने क्या देखा, ऊपर यहां पर जो इतने हिस्से में क्या आया, ब्लू ब्लैक रंग आ गया, लेकिन नीचे वाले हिस्से में क्या, पत्ती के कोई कलर नहीं आया, कोई कलर नहीं आया। भाई पूरी पत्ती के अंदर कलर आना चाहिए था ना, पूरी पत्ती के अंदर कलर आना चाहिए था। पूरी पत्ती ने क्या है, प्रकाश संश्लेषण तो किया ही होगा, तो पूरी पत्ती के अंदर कलर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ ऊपर ऊपर के हिस्से में कलर आया, ब्लू ब्लैक, मतलब यहां ऊपर ऊपर के हिस्से में ही सिर्फ क्या बना है, स्टार्च बना है। नीचे वाले हिस्से में क्या है, स्टार्च नहीं बना, इसलिए कोई कलर नहीं दिखाया। यहां से क्या समझ में आया कि जितनी भी नीचे वाले हिस्से में CO2 आई होगी, उसको KOH ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। इतने हिस्से के पास में जितनी भी CO2 थी ना, उसको KOH ने अब्जॉर्ब कर लिया। इस प्लांट के पास में इतने हिस्से में कोई CO2 रही नहीं, तो ये प्रकाश संश्लेषण के अंदर स्टार्च ग्लूकोज जो वो नहीं बना पाया, तो इतना हिस्सा जो है क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जो वो क्या अनिवार्य है। पहले एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जो है वो अनिवार्य है। दूसरे एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जो है वो भी अनिवार्य है। एक बार अपन NCERT की रीडिंग मारते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आ जाओ। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, सभी प्राणी एवं यहां तक कि मानव भी आहार के लिए पौधों पर निर्भर है। सही बात है, सबको पता है, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मानव है, किस पर निर्भर है भाई, प्लांट्स पर ही निर्भर, चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपने आहार कहां से प्राप्त करते हैं, सोचा है क्या कभी? ठीक है, हर पौधे अपना आहार संश्लेषित करते हैं, अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, तथा अन्य सभी जीव अपनी आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर करते हैं। ठीक बात है, सबको पता है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और ये क्या है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया बताई दी मैंने आपको ये बात। उसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। कार्बनिक यौगिकों, ठीक है, कार्बनिक यौगिक का है ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए किसका सहायता लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा की, लाइट एनर्जी की सहायता लेते हैं। अतः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जितने भी जीव है ना इस धरती पे, वो सारे किस पर निर्भर है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। चाहे वो खुद को क्या है, सूर्य की प्रकाश जरूरत ना हो, लेकिन जिससे वो खाना लेंगे ना, जिस प्लांट से वो खाना ले रहे हैं, उस प्लांट को तो सूर्य की प्रकाश की जरूरत होगी ही होगी। ठीक बात है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सही बात है। प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं। यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है। खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत मैंने बताया प्रकाश संश्लेषण है। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है, रिलीज ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न हो तो? इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, और अलग अलग बहुत सारी रिएक्शंस इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज का चैप्टर बहुत बेसिक रहने वाला है। अगले लेक्चर के अंदर अपन क्या है, बहुत ही जो रिएक्शन है उसको डिटेल में अपन करने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण को बहुत डिटेल में अपन समझेंगे। हम क्या जानते हैं, देखो अभी जो अपन ने पढ़ा है वो दो रिएक्शन पढ़े अपन ने, दो एक्सपेरिमेंट अपन ने पढ़े, रिएक्शन बोलूं, दो एक्सपेरिमेंट जो अपन ने पढ़े वो देख लो।
आइए पहले पता करें कि हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में क्या जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने कुछ सरल प्रयोग किए होंगे जिनसे पता लगा होगा क्लोरोफिल पत्तियों का हरा वर्णक है, सबको पता है बात। प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रकाश के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, लाइट मतलब प्रकाश, और आपका जो CO2 वो किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है आवश्यक है। अभी मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से आपको प्रूव करके बताया था। आपने शायद सबलित वेरीगेट पत्तियां अथवा उसी पत्ती में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया हो अन्य पत्ती का प्रकाश अन्य पत्ती के भाग को प्रकाश में रखा, ठीक है, जिसे स्टार्च जो मंड है, स्टार्च को मंड कहते हैं, ठीक है, मंड बनाने का प्रयोग किया गया। हमने अपने स्ट्रिप लगाई थी ना, ढका था, आधी पत्ती को ढका था ना। स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात प्रकट होती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भाग में संपन्न होती है। आपने एक अन्य प्रयोग आधी पत्ती के लिए किया होगा जिसमें एक पत्ती को आंशिक भाग प्रख नली के अंदर रखा और उसमें केवच में भीगी हुई रुई भी रखी होगी। केवच CO2 को अवशोषित कर लेती है, सबको पता है, बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, जबकि शेष भाग को प्रकाश में रहने दिया होगा। इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखा। कुछ समय बाद स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण करते हुए, इसे परीक्षण आपको पता होगा कि पत्ती का जो भाग प्रखनली में था उसे स्टार्च की पुष्टि नहीं की, जो भाग प्रकाश में था उससे स्टार्च की पुष्टि हुई है ना। जिस जो भाग जो उस आपके केवच में था, पत्ती का जो भाग केवच में था उसमें कोई स्टार्च नहीं बना। अपन ने I2 से अपन ने क्या कर लिया, एक्सपेरिमेंट, आयोडीन वाला एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। और जो भाग जो केवच की सॉल्यूशन में नहीं था पत्ती का, वहां पर स्टार्च बना था, अपन ने देखा भी एक्सपेरिमेंट करके। चलो जी, अब बात करेंगे प्रारंभिक कुछ प्रयोग हुए थे, कुछ प्रारंभिक प्रयोग हुए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रारंभिक प्रयोग, पहला तो साइंटिस्ट ने क्या, जोसेफ प्रेस्टली, ठीक है। 1970 में इन्होंने क्या प्रयोग किया, प्रारंभिक कुछ प्रयोग हुए थे, उन प्रयोगों के बारे में ध्यान से सुनो भाई। 1970 में जो साइंटिस्ट है जोसेफ प्रेस्टली, इन्होंने क्या 1970 में प्रयोग किया, ये ईयर आपको याद रखनी ही है, ठीक है। 1970 में इन्होंने प्रयोग किया था। देखो भाई क्या प्रयोग था इनका, इन्होंने लिया एक चूहा और एक ली मोमबत्ती, ठीक है। चूहा लिया और मोमबत्ती ली, चूहा मोमबत्ती को दिया जला, ठीक है, और इसको एक ग्लास जार के अंदर इसको पैक कर दिया सिस्टम को, ठीक है। एक मोमबत्ती ले ली, एक चूहा ले लिया, बोले ले लिया भैया, उसके ऊपर क्या लगा दिया इन्होंने, ग्लास का एक जार लगा दिया, ठीक है, फिट कर दिया ऊपर। अब कुछ देर बाद इन्होंने क्या देखा कि चूहा जो है वो मर गया और मोमबत्ती भी बुझ गई। चूहा क्या है, मर गया और मोमबत्ती भी बुझ गई, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। फिर उन्होंने एक बार और ट्राई किया और इस बार क्या किया इन्होंने, चूहा लिया, एक मोमबत्ती जलाई और साथ में क्या है, पुदीने का पौधा रख दिया। पुदीने का क्या रख दिया, पौधा रख दिया, और वही ग्लासदार उसके ऊपर से ढक दिया। थोड़ी देर बाद इन्होंने नोटिस किया कि पहली बार में जो चूहा और मोमबत्ती बुझ गई थी, इस बार क्या है, ना तो मोमबत्ती बुझी और ना चूहा मरा, ठीक है। दोनों, मोमबत्ती भी जीवित, मोमबत्ती जलती रही और चूहा जीवित रहा, ठीक है। वापस सुनो, जोसेफ प्रेस्टली साहब ने 1970 में प्रयोग किया। क्या प्रयोग था इनका, पहले इन्होंने मोमबत्ती ली, उसको जलाया और साथ में चूहा लिया, ढक दिया ग्लास के जार में, और ढक के क्या देखा, थोड़ी देर बाद में चूहा मर गया, मोमबत्ती बुझ गई। फिर उन्होंने क्या किया, चूहा लिया वापस, जिंदा चूहा दूसरा, ठीक है, मोमबत्ती जलाई और पुदीने का पौधा लिया साथ में, और तीनों को एक साथ में ग्लास जार के अंदर बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद में क्या नोटिस करते हैं कि चूहा इस बार जिंदा रहा और मोमबत्ती भी जलती रही, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या मिला इनको, कंक्लूजन यह मिला कि पहली कंडीशन के अंदर जिसमें चूहा मर गया था और मोमबत्ती बुझ गई थी, यहां पर हुआ क्या होगा, यहां पर हुआ यह कि चूहा जो है वो अपनी श्वसन कर रहा था, चूहा श्वसन कर रहा था, और श्वसन के लिए उसको क्या आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन उसको चाहिए लेने के लिए, और CO2 वो छोड़ता है, ठीक है। अरे चूहा भी तो जानवर ही है, ठीक है, तो उसको श्वसन के लिए क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, और क्या वो छोड़ेगा, वो CO2 छोड़ेगा। और यहां पर जो मोमबत्ती जो जल रही थी उसको भी क्या चाहिए, जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किसी भी चीज को जलने के लिए क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो यहां पर क्या हुआ, चूहे ने क्या है, श्वसन के द्वारा जितनी ऑक्सीजन इस जार के अंदर थी उसको लेता गया और CO2 छोड़ता गया। और यहां मोमबत्ती थी, जितनी देर ऑक्सीजन रही इस जार के अंदर उतनी देर तो वो जलती रही। जैसे ही इस जार के अंदर CO2 फैल गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो चूहा मर गया और ये मोमबत्ती भी बुझ गई। अब दूसरी कंडीशन में देखो,
इस बार क्या है, पुदीने का जो पौधा है वो भी है, ठीक है। तो यहां पर पुदीने का पौधा जो है इसने प्रकाश संश्लेषण करता रहा और इसने क्या है, ऑक्सीजन बाहर निकालता गया। पुदीने का पौधा जो है इसने प्रकाश संश्लेषण करता गया और इसने क्या है, ऑक्सीजन छोड़ता गया। तो ऑक्सीजन छोड़ता गया तो ये जो है चूहा जो है वो सांस लेता गया, जीवित रहा, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या है, ये मोमबत्ती भी जलती रहती है, ठीक है। तो यहां पर तीनों काम चलता रहा ना। और प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को क्या चाहिए, CO2 चाहिए। CO2 उसको मिल रही थी चूहे से, चूहा जो है वो सांस छोड़ते समय क्या छोड़ेगा, CO2 छोड़ेगा, ठीक बात है। तो ये एक्सपेरिमेंट था। तो चूहे और मोमबत्ती द्वारा उपयोग किए गए घटकों को पुदीने के पौधे द्वारा बहाल किया गया। चूहे और मोमबत्ती ने क्या उपयोग किया था, CO2 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को फिर किसने बहाल किया, पुदीने के पौधे ने, ठीक बात है। तो ये प्रेस्ली साहब का एक्सपेरिमेंट था। ऑक्सीजन का जो खोज है, ऑक्सीजन की खोज जो है वो कब हुई, 1744 के अंदर खोज हुई। तो ये जो कुछ साल यहां पर दे रखी है वो आपको याद होनी चाहिए। 1770 के अंदर जोसेफ प्रेस्ली ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और 1744 के अंदर ऑक्सीजन की खोज हुई थी। आ जाओ इसको एक बार रीडिंग मारते हैं इसकी। प्रारंभिक प्रयोग, ठीक है। उन साधारण प्रयोगों के लिए विषय में जानना काफी रुचिकर होगा जिनसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो क्रमिक विकसित हुई। पहले जो साइंटिस्ट है जोसेफ प्रेस्ली, ठीक है। ये ईयर भी आपको याद रख सकते हो, लेकिन ये वाली तो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो जी, ये वाली, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, ठीक है। चलिए, में बहुत से प्रयोग किए गए जिनसे पता लगा कि हरे पौधे की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है, ठीक है। आपको याद होगा कि प्रेस्ले ने 1974 में ऑक्सीजन की खोज की थी, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज 1974 बोल रहा हूं, 1774, माफी चाहूंगा, मैंने 1700 को 1974 बोल दिया, लेकिन वो क्या है, 1774। यहां क्या है, 1744। एक मिनट दीजिए मुझे, यहां पर 1744, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं इंग्लिश वाली एनसीईआरटी से क्रॉस चेक करता हूं। एक मिनट 1774 ही है। मेरे से ही लिखने में गलती हुई है। ओके, सॉरी, मैंने ही गलती में 1744 लिख दिया, माफी चाहूंगा। 1774 है भाई, ठीक है, सॉरी। ऑक्सीजन की खोज की गई थी। प्रेस्ली ने क्या देखा कि एक बंद स्थान, जैसे कि एक बेल जार, ये बेल जार इसको कहा, इस जारों को बेल जार का है ना, बेल जार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है। इसी प्रकार किसी चूहे को सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी हो, वायु से सांस लेते हैं, ठीक बात है। ये हवा को क्षति पहुंचाते हैं, हवा को मतलब खराब करते हैं। CO2 छोड़ेंगे तो हवा खराब होगी ना, हवा से क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने उसी बैलजार में एक पुदीने का पौधा रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इस आधार पर प्रेस्ले ने निम्न परिकल्पना की, पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं। पौधे जो है उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं। मैंने आपको यहां पर लिख भी दिया था कि एक मिनट, कि चूहे और मोमबत्ती द्वारा उपयोग किए गए घटकों को पुदीने के पौधे द्वारा बहाल किया गया, ठीक है, जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और उजलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है, ठीक है। चलो, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेस्ले ने प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती एवं पौधे का उपयोग कैसे किया होगा। याद रखें कि इस मोमबत्ती को कुछ दिनों बाद पुनः जलाने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता कर सके कि कुछ दिनों बाद वह जलेगी अथवा नहीं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई बात, बस इतनी ही है। चलो आ जाओ जी, अगले साइंटिस्ट हैं जॉन इंजनहाउस। पहले से जोसेफ प्रेस्ली, दूसरे जॉन इंजनहाउस, 1779 की बात है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, वही बैल जार लिया जो आपके जोसेफ प्रेस्ली साहब का था, वही आपका जार लिया, इन्होंने ले लिया जी, ठीक है। और उस जार को दो कंडीशन में रखा। एक बार इन्होंने क्या किया, रोशनी में रखा और एक बार इन्होंने अंधेरे में रख दिया,
ठीक है। इन्होंने प्रेस्टली साहब का जो जार था जिसमें इन्होंने पुदीने का पौधा रखा था, चूहा रखा था और एक मोमबत्ती रखी थी जलती हुई, इन्होंने वही जार वाला सेम एक्सपेरिमेंट यहां से उठाया। इस जार को एक बार कहां रखा, रोशनी में, और एक बार अंधेरे में रखा। ठीक है, रोशनी में जब इन्होंने रखा तो इन्होंने क्या पाया कि कैंडल जो है, मोमबत्ती जो है वो जलती रही और चूहा जो है वो जीवित रहा। ठीक है, जब इन्होंने रोशनी में रखा, इस जॉन इंजन हाउस ने इस जार को रोशनी में रखा तो कैंडल जो है वो जलती रही और चूहा क्या है, जीवित रहा। और जब इन्होंने इस जार को, देखो मैं थोड़ा गंदा बनाया है ना, इस जार को अंधेरे में रखा तो कैंडल जो है वो बुझ गई और चूहा जो है वो मर गया। ये चूहा है ना, ब्लू वाला क्या है, चूहा ही, पता नहीं क्या लग रहा है लेकिन चूहा है। ठीक है, ये चूहा जो है वो मर गया। यहां से क्या पता लगता है हमको, यहां से पता यह लगता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो कब होता है, रोशनी के अंदर ही होता है। जब तक रोशनी थी तो पौधा क्या कर रहा था, प्रकाश संश्लेषण कर रहा था, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या निकाल रहा था, वो ऑक्सीजन निकाल रहा था। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहां से निकल रही थी, मतलब चूहा जो वो जीवित रहा और मोमबत्ती भी क्या ऑक्सीजन की वजह से जलती रही। जैसे ही इस जार को अंधेरे में रखा तो इस पुदीने के जो पौधा है इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, प्रकाश संश्लेषण करना बंद कर दिया। प्रकाश संश्लेषण बंद तो यहां पर ऑक्सीजन निकलना बंद, ऑक्सीजन निकलना बंद तो चूहा मर गया और मोमबत्ती भी बुझ गई। ठीक है, तो वायु प्यूरिफिकेशन केवल प्रकाश में पौधे द्वारा होती है। तो वायु का जो प्यूरिफिकेशन है, वायु का प्यूरिफिकेशन मतलब CO2 अंदर लेना और ऑक्सीजन को हवा के अंदर छोड़ना। तो वायु का जो प्यूरिफिकेशन है वो केवल प्रकाश में ही होती है, रोशनी के अंदर ही होती है पौधे द्वारा। ठीक है, प्रकाश अनिवार्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो ये एक तो जॉन इंजन हाउस ने एक तो ये एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट किया। जॉन इंजन हाउस ने एक तो किया ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रोशनी अंधेरे वाला, और दूसरा किया इन्होंने इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट। ये इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट क्या है, विधान से सुनो। इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया हाइड्रिला, एक पौधा लिया हाइड्रिला, और ये हाइड्रिला जो है वो जल में रहने वाला पौधा है। ठीक है, हाइड्रिला कैसा प्लांट है, जल में रहने वाला पौधा है। ठीक है, तो यहां पर ने क्या ले लिया, जल ले लिया जी, जल ले लिया, और यहां मैंने क्या किया, हाइड्रिला ले लिया। ठीक है, उन्होंने जॉन इंजन हाउस ने लिया था। ठीक है, यहां क्या है, सूर्य है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ठीक बात है, तो यहां पर हाइड्रिला जो है वो सूर्य के प्रकाश से क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, कर रहा है। और यहां पर क्या रख दिया गया, फनल रख दिया गया, उल्टा फनल रख दिया गया, तब इसका नाम है ना इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, तो उल्टा इन्होंने क्या रख दिया, फनल रख दिया, और थोड़ी देर बाद में ये क्या पाते हैं कि यहां पर जो ये फनल है इसमें क्या आ गए, बुलबुले आने लग गए। क्या आने लगे, बुलबुले आने लग गए। तो वो बुलबुले किसके हैं, वो ऑक्सीजन के ही बुलबुले आए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिया, हाइड्रिला एक प्लांट लिया जो पानी में रहने वाला है, प्रकाश संश्लेषण हुआ। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, पहले बता चुका हूं आपको। जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा तो ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहां पर हाइड्रिला ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण किया। यहां पर एक्सपेरिमेंट में क्या लगाया गया, ऊपर फनल लगाया गया। थोड़ी देर बाद में जॉन इंजन हाउस क्या पाते हैं कि इस फनल के अंदर क्या आए, बुलबुले आए। वो बुलबुले किसके आए हैं, वो ऑक्सीजन के बुलबुले आए हैं। ऑक्सीजन कहां से आई है, इस हाइड्रिला ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण किया और ऑक्सीजन रिलीज की, वो ऑक्सीजन यहां पर आई। ठीक बात है, चलो जी इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड मारते हैं। आ जाओ, जॉन इंजन हाउस, ठीक है, ने प्रिस्ले द्वारा निर्मित जैसे सेटअप का उपयोग किया, जो प्रिस्ले ने सेटअप बनाया था, देखो ये वाला सेटअप, ठीक है, ऐसा ही इन्होंने भी बनाया। ठीक है, उसका उपयोग किया, जिसमें उसने पाया, उसने, यहां पे थोड़ा इज्जत देनी चाहिए मुझे लगता है, उसने ना बोल के उन्होंने, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ, जिसमें मतलब बड़े साइंटिस्ट तो उसने मतलब थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा ना, जिसमें उन्होंने एक बार अंधेरे में और एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। ठीक है, इससे यह पता लगा कि पौधों की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। यह जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने के वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है। तो जो आपकी वायु का जो प्यूरिफिकेशन है वो किसके द्वारा, पौधे के द्वारा होता है, लेकिन प्रकाश की मौजूदगी में। इंजन हाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे कौन सा, हाइड्रिला, जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए। ये देखो, हरे भाग के आसपास क्या बन गए, छोटे छोटे बुलबुले बन गए, और वो बुलबुले किसके हैं, ऑक्सीजन के। जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बने थे। बाद में उसने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की थी, अतः उसने यह दिखाया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन छोड़ सकता है। और उन्होंने यह भी साबित किया कि पौधे का जो हरा भाग है ना, वही क्या बनाता है, ऑक्सीजन निकालता है। मतलब हरे भाग के अंदर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, सबको पता है। ठीक, फिर अगला साइंटिस्ट है जूलियस वॉन सैक्स। ठीक है, 1854 की बात है।
प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है। अपन सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि बनता तो ग्लूकोज है, लेकिन वो ग्लूकोज स्टोर किस फॉर्म में होता है, वो किस रूप में स्टोर होता है, वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है, लेकिन स्टोर क्या होता है, स्टोर स्टार्च के रूप में होता है ना, स्टोर और स्टार्च मिल गए, स्टोर्च बन गया। ठीक है, चलो। तो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है, लेकिन वो स्टोर किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ठीक बात है। प्रकाश संश्लेषण का पहला दृश्यमान उत्पाद क्या है, स्टार्च है। ध्यान से देखो, अपन को पूछे क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला प्रोडक्ट बनता क्या है, क्या आंसर दोगे, पहला उत्पाद क्या बनता है, क्या आंसर दोगे, भैया ग्लूकोज बनता है। ठीक बात है, तो वही आंसर देंगे। मैंने कहा ठीक बात है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि बनता क्या है तो ग्लूकोज, लेकिन आपको ये बोले क्वेश्चन में कि पहला उत्पाद कौन सा दिखता है, ठीक है, पहला उत्पाद कौन सा दिखता है, तो क्या बोलोगे, स्टार्च दिखता है। ठीक, वापस बोल रहा हूं एक बार, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको यह पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनता है वो कौन सा है, तो आपको क्या बोलोगे, बनने वाला उत्पाद ग्लूकोज है, ग्लूकोज बनता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये बोले कि पहला उत्पाद कौन सा दिखाई देता है, तो दिखाई देने वाला उत्पाद क्या है, स्टार्च है जी। ठीक है, तो जो स्टोर किस रूप में स्टोर होता है, वो ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ठीक बात है। चलो एक बार इसको यहां से रीड मारते हैं। 1854 में इससे पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी कि जूलियस वॉन सेक्स ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज शर्करा बनती है। ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में संचित होता है, मतलब स्टोर होता है। उसके बाद के अध्ययनों से यह पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पौधों की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, में उसने बताया कि पौधों के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में संचित होता है। मैंने आपको बताया, अभी आगे इसका पढ़ते हैं। ये लो जी, ये क्या है, एक बेसिक आपकी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के ना। ध्यान से देखो, CO2 है, H2 है, दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, CHO क्या है यहाँ पर, यूनिट किसकी, ग्लूकोज की है ना, तो CHO मान लो ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन मिलती है अपन को। अपना जो यहाँ पर मेन फोकस क्या है, साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में यह आया कि भैया जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन बन रही है ना, वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है, वाटर से आ रही है कि CO2 से आ रही है। ये लड़ाई चलने लग गई। पुराने जो साइंटिस्ट थे वो ये मान रहे थे कि जो पुराना जो व्यू था ये था कि ऑक्सीजन जो ये मिली है प्रोडक्ट में, जो ऑक्सीजन आई है, O2 जो निकलती है, वो कहां से बनती है, वो CO2 से निकलती है। ठीक है, मैंने कहा कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कैसे होती है, CO2 और H2 की मिलने से होती है। और अपने को जो उत्पाद मिलता है वो उसमें से एक उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन भी एक उत्पाद ही है। ठीक है, तो पुराना जो व्यू है, ठीक है, पुराना जो दृष्टिकोण है वो क्या कहता है कि जो ऑक्सीजन बनी है वो कहां से बनी है, वो CO2 से बनी है। कहां से बनी है, CO2 से बनी है। और जो नया दृष्टिकोण है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो ऑक्सीजन है वो कहां से बनी है, वो H2O से बनी है। अब ये लड़ाई होने लग गई कि भैया जो ऑक्सीजन है वो CO2 से मिलती है अपन को कि H2O से मिलती है। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। आ जाओ, H2O से आता है, यह साबित करने के लिए कुछ प्रयोग किए गए। ऑक्सीजन जो वो कहां से आती है, H2O से आती है। इस बात को साबित करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उनकी अपन बात कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट है वॉन नील, एक रोबिन हिल, एक रूबेन और केमन। ठीक है, वॉन नील साहब ने क्या किया, वॉन नील साहब ने पर्पल और हरे सल्फर बैक्टीरिया लिए। ठीक है, पर्पल और हरे सल्फर बैक्टीरिया लिए। और ये पर्पल और हरे सल्फर बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते ही है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं, CO2 को फिक्स करते हैं। ठीक, तो इनकी जो रिएक्शन आई वो क्या आई, पर्पल और हरे सल्फर बैक्टीरिया, CO2 H2S। ठीक है, H2S, H2O यूज नहीं किया, यहां पर क्या किया, यूज क्या किया, H2S यूज किया गया है। ठीक है, H2O यूज नहीं किया गया। तो ये क्या है, यहां पर को ग्लूकोज तो मिल गया, ग्लूकोज तो मिल गया, साथ में क्या मिला अपन को, सल्फर मिला। क्या मिला अपन को, सल्फर मिला। तो यहां से क्या पता लगा, इस रिएक्शन से क्या पता लगा कि भैया CO2 तो था इस रिएक्शन में, अरे CO2 तो था ही। अगर वो ऑक्सीजन CO2 से आता होता, अगर वो ऑक्सीजन CO2 से आता होता तो यहां पर भी अपन को ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पर अपन को ऑक्सीजन नहीं मिला क्योंकि यहां पर वाटर नहीं था। तो यहां पर मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन कहां से निकलता है जी,
H2O से निकलता है। अगर वो CO2 से निकलता होता तो यहां पर भी आता। तो ऑक्सीजन यहां पर नहीं निकला, तो ये कैसा प्रकाश संश्लेषण हुआ? ये प्रकाश संश्लेषण कैसा हुआ? अनऑक्सीकृत प्रकाश संश्लेषण हुआ। अगर ऑक्सीजन यहां पर निकलती तो वो कैसा होता? ऑक्सीकृत प्रकाश संश्लेषण होता, लेकिन ये कैसा है? अनऑक्सीकृत प्रकाश संश्लेषण है। ये किसने किया? वॉन नील साहब ने ये अपनी थ्योरी दी, मतलब इस तरीके से प्रूव किया। फिर थे रॉबिन हिल नाम की एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक एंजियोस्पर्म लिया, ठीक है, कौन सा? स्टेलेरिया मीडिया, बस ये नाम याद रख लेना। और इन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन है वो कहां से निकलती है? H2O से ही निकलती है, वाटर से निकलती है। जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो कहां से निकली? वाटर से निकलती है, ना कि CO2 से निकलती है। रूबेन हिल अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। रूबेन और केमेन साहब ने क्या किया? क्लोरेला लिए। क्लोरेला क्या है? एक कोशिक शैवाल है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रूव करने के लिए क्या किया? H2O जो लिया उस पर क्या लगा दी? वो H2O में जो ऑक्सीजन था वो कैसा था? आइसोटोप लिया, O18 लिया, ठीक है। ऑक्सीजन देखो H2O के अंदर भी O है, ठीक है, और CO2 के अंदर भी ऑक्सीजन है, ठीक है। और वो अपन को लास्ट में जो ऑक्सीजन मिली वो CO2 से मिली है और H2O से मिली है। यही तो लड़ाई है कि भाई मिली कहां से वो ऑक्सीजन, ठीक। चलो उसको प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया? H2O जो लिया ना रिएक्शन में, वो उसमें जो O है वो कैसा लिया? O18 लिया। और CO2 के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कैसा लिया? 16 लिया, है ना। यहां पर दोनों में O18 लिख दिया मैंने, 16 कर दिया यहां पे। वो कैसा लिया? 16 लिया, है ना। तो एक 16 था, एक 18 था। फिर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, प्रकाश संश्लेषण हुआ, और अपन को जो ऑक्सीजन मिला वो कैसा मिला? O18 मिला, ठीक है। तो यहां से क्या पता लगा कि जो ऑक्सीजन आता है वो कहां से आता है? H2O से आता है। अगर वो CO2 से आता तो वो कैसा मिलता अपन को? ऑक्सीजन 16 मिलता, लेकिन अपन को कैसा मिला? 18 मिला। तो ऑक्सीजन कहां से आया? H2O से आता है। तो रूबन केमिन साहब ने ऐसे इसको प्रूव किया था, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई भी, अनऑक्सीकृत प्रकाश संश्लेषण। अनऑक्सीकृत प्रकाश संश्लेषण का क्या मतलब है? ऐसा प्रकाश संश्लेषण जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बनती, ठीक है। चलो जी, तो अनऑक्सीकृत प्रकाश संश्लेषण एक है अनऑक्सीकृत प्रकाश संश्लेषण। आपको एग्जांपल याद रखने किसके अंदर ऑक्सीकृत प्रकाश संश्लेषण होती है और किसके अंदर अनऑक्सीकृत प्रकाश संश्लेषण होती है। देख लो जी, हरे पौधे हैं उनके अंदर ऑक्सीकृत प्रकाश संश्लेषण होगी, वहां पर मतलब ऑक्सीजन रिलीज होगी। साइनोबैक्टीरिया जो BGA है, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर नील हरित शैवाल है, वहां पर भी क्या है? आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये हरे पौधे और साइनोबैक्टीरिया जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ये ऑक्सीकृत प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अनऑक्सीकृत प्रकाश संश्लेषण का एग्जांपल क्या है? ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जब करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, तो वो ऑक्सीजन नहीं निकालता, तो अनऑक्सीकृत प्रकाश संश्लेषण है। ये देखो पर्पल हरे सल्फर बैक्टीरिया तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। चलो जी, एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। आ जाओ, ये एंजलमैन साहब वाला जो एक्सपेरिमेंट है मैं ये आपको कल बताऊंगा ना, इससे आगे का पढ़ते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण के सभी मुख्य विशेषताओं के बारे में पता चल चुका था, जैसा कि पौधे CO2 तक तथा पानी से प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रतिक्रिया को अनुभाविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया। CO2 H2O प्रकाश की मदद से CH2O, ठीक है, और आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ये यहां पर मैंने इसको मैं CH2O लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर CH2O एक कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज उसकी यूनिट है ना, एक 6 कार्बन का शुगर है का प्रतिनिधित्व करता है ना। एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी कॉर्नेलियस वैन नील है ना, वैन नील साहब की मैंने यहां पर बात करी, ये वैन नील, इसको मैं वॉन नील ना वैन नील कर देते हैं, चलो ठीक है। वैन नील साहब जो है इन्होंने प्रयोग किया प्रकाश संश्लेषण को समझने के में मील के पत्थर का काम किया। उसका अध्ययन बैंगनी एवं हरे बैक्टीरिया पर आधारित था, मतलब पर्पल और ग्रीन जो सल्फर बैक्टीरिया उस पर आधारित था। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रतिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणिक यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। इसमें निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया गया ना, ये आपका CO2 है और यहां पर इन्होंने H2A H2S ले लिया है ना, और यहां पर क्या बना ये, ठीक है। हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता है और ऑक्सीकृत होकर O2 देता है ना। O2 कहां से निकलती है? H2O से निकलती है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 मुक्त नहीं करते। H2S उनकी H2O की जगह उनमें क्या काम में लेते हैं? H2S लेते हैं। बैंगनी एवं हरे बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता है
तो ऑक्सीकरण उत्पाद जीवों के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है, न कि ऑक्सीजन। यहां पर देखो सल्फर निकलता है ना, मैंने आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के अंदर ये देखो सल्फर निकलता है। यहाँ पर H2S लिया तो अपन ने सल्फर निकलेगा, H2O लेते हैं यहाँ पर तो ऑक्सीजन निकलता। ठीक है, इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधों द्वारा निकली गई ऑक्सीजन H2O से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो यहां पर ये जो लड़ाई है वो खत्म हो गई। बाद में ये बात रेडियो आइसोटोपिक तकनीक के उपयोग से सही प्रमाणित हुई, इसलिए कुल प्रकाश संश्लेषण प्रस्तुत करने वाला सही समीकरण निम्न है। तो यहां पर क्या लिखा है, रेडियो आइसोटोपिक तकनीक है ना, ये मैंने आपको बताया रेडियो आइसोटोपिक। ये देखो 18 O18 O16 ये अपने यूज किए, तो ये क्या रेडियो आइसोटोप यूज किए थे, किसने, रूबन और केमन साहब ने। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आती है, रिएक्शन आती है किसकी, प्रकाश संश्लेषण की। तो यहां पर C6H12O6 ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है। जल से निकलने वाली O2 को रेडियो आइसोटोपिक तकनीक से सिद्ध किया गया। यह एक एकल क्रिया नहीं है बल्कि बहुचरणीय प्रक्रम का वर्णन है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या आप वर्णन करेंगे? और ये बहुक्रमिक मतलब बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, अलग अलग प्रकार की रिएक्शन होंगी, तो उन रिएक्शन को चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं अपन। आगे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, उस बारे में बात कर लेते हैं ना। प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण का स्थल तो कहां होता है, सबको पता भैया, हरे भाग के अंदर होता है। और पौधों के अंदर जो हरा भाग है वो क्या है, पत्तियां है जी। क्या है, पत्तियां। ठीक है, पत्ती के अंदर क्या है, हरा भाग। अब सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है वो क्या होगा, आप कहोगे भैया हरा भाग। मैंने कहा पौधों के अंदर हरा भाग क्या है, आप कहोगे भैया पत्तियां। ठीक है, तो ठीक है, पत्ती खोल ली हमने, पत्ती को खोल के देखा हमने, तो उसमें हमें क्या मिला, ये बीच में क्या मिले हमें, संवहनी ऊतक। ठीक है, अब ये संवहनी ऊतक क्या अपन 6 चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, ये आपकी जाइलम फ्लोएम, ठीक है, वो है संवहनी ऊतक मिले अपन को बीच में। और साइड में कुछ हमें कोशिकाएं मिली, जिनको क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल, मीजोफिल कोशिकाएं। ठीक है, पत्ती को हमने खोल के देखा, एनाटॉमी देखी पत्ती की, तो हमें अंदर क्या मिला, मीजोफिल सेल मिली, मीजोफिल कोशिकाएं मिली। और मीजोफिल कोशिकाओं में क्या थे, क्लोरोप्लास्ट थे। हम क्या चाहते हैं, हम क्या देखना चाह रहे हैं, क्यों खोल रहे हैं इन सब बातों को, हम ये चाहते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण होता कहां पर है, तो हमने इसकी खोज करने की कोशिश की, तो हमें पता लगा कि प्लांट के अंदर हरे भाग के अंदर होता है। फिर हमने हरा भाग ढूंढा, हमने हरा भाग क्या दिखाई दी, पत्तियां दिखाई दी, हमने पत्ती ली। फिर हमें देखा कि पत्ती के अंदर कहां होता है प्रकाश संश्लेषण, तो हमने पत्ती को खोला, पत्ती के अंदर हमने खोल के क्या देखा कि इसके अंदर क्या है, मीजोफिल सेल है। ठीक है, तो मीजोफिल सेल के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हमने सोचा कि मीजोफिल सेल के अंदर कहां होता है, इसके अंदर भी और घुसते हैं। तो हमने मीजोफिल सेल के अंदर देखा कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट को भी अंदर से देखा, ठीक है, कि उसके अंदर कहां से कहां होता है प्रकाश संश्लेषण, तो सब वही अपन को समझना है ना। ध्यान से सुनो, हरे भाग के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। हरा भाग कौन सा, पत्तियां। पत्तियां को हमने खोला, उसमें मीजोफिल सेल दिखाई दी। मीजोफिल सेल में क्या, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है जी, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ध्यान से देखो, जितना मैं बोल रहा हूं उतना देखते जाओ ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो क्या है, झिल्लियां हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो झिल्लियां हैं, ये बाहर वाली बाहरी झिल्ली और अंदर वाली आंतरिक झिल्ली। सिंपल है जी। ठीक है, मैं कह रहा हूं क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो झिल्ली, बाहर वाली बाहरी झिल्ली, अंदर वाली आंतरिक झिल्ली। भैया इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, दो झिल्लियां हैं। फिर मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट को ये झिल्ली छोड़ दो, है ना, दो झिल्लियां हैं, दो दीवार हैं, वो तो आपको समझ में आ गया। अब इनको छोड़ो और अंदर देखो, ये लाल कलर के अंदर आपको दिखाई दे रही है एक गोला, ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो इसे सिक्के से सिक्के मान लो इनको। ठीक है, सिक्के मान लो, यहां पर कुछ सिक्के मेरे पास में पड़े हैं। ठीक है, चलो इनसे मैं आपको अगर दिखे आपको तो देखना ना, ये एक सिक्का है। ठीक है, एक सिक्का है, दिख रहा है क्या, एक सिक्का है। इसके ऊपर मैं ये दूसरा सिक्का रख दूंगा, ऐसे ही इसके ऊपर मैं ये तीसरा सिक्का रख दूंगा। तो एक के ऊपर ऐसे सिक्के रखे हुए हैं ना, सिक्के मान लो इनको। ठीक है, तो ये रेड कलर वाले हैं, ये एक सिक्का, इसके नीचे ये एक सिक्का, इसके ऊपर ये एक सिक्का, इससे ऊपर एक, ऐसे सिक्के ऊपर रखे हुए, एक बंडल सा बन गया। ठीक है, इस एक सिक्के को मैं क्या बोलूंगा, इस एक को क्या बोलूंगा, इस इतने को क्या बोलूंगा, इतने को मैं बोलूंगा थाइलेकोइड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, थाइलेकोइड। ध्यान से सुनो, क्लोरोप्लास्ट है, कहां मिला हमें क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल सेल के अंदर मिला। इतना बात क्लियर है। क्लोरोप्लास्ट के बाद क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, दो झिल्लियां, एक बाहरी एक आंतरिक। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने क्या देखा कि इसके अंदर क्या है, कुछ गोल गोल संरचनाएं हैं जो एक के ऊपर क्या है, लगी हुई है ना। ये एक, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये।
मैं कह रहा हूं ये जो एक है ना, ये जो लाल रंग वाला एक है ना, इस एक को क्या कहेंगे? इस एक को थाइलेकोइड कहेंगे। इस एक को क्या कहेंगे? थाइलेकोइड कहेंगे। और इस एक को क्या कहेंगे? थाइलेकोइड। और ये थाइलेकोइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे चिने हुए हैं, इन सब को साथ में क्या कहेंगे? अपन ग्रेना कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेनम कहेंगे। ग्रेना प्लूरल है, बहुवचन है, और ग्रेनम क्या है? एक वचन है। वापस सुनो, एक को क्या कहेंगे? थाइलेकोइड, और इन सब को साथ में क्या कहेंगे? ग्रेनम। क्या कहेंगे? ग्रेनम। ठीक है, ऐसा ये एक और है, ठीक है, जैसा ये था, ये भी एक और ग्रेनम है, ये ग्रेनम, ये एक और ग्रेनम, ऐसे और भी ग्रेनम होंगे, सबको साथ में ग्रेना बोल देंगे। ठीक बात है। चलो, इसके अंदर ये जो खाली जगह है ना, ये तो ग्रेनम हो गया, ठीक है, ये जो खाली जगह बच गई, इसको क्या कहेंगे? इसको स्ट्रोमा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो खाली जगह बच गई, इसको क्या कहेंगे? स्ट्रोमा, या फिर हिंदी में पीठिका कहेंगे। क्या कहेंगे? पीठिका। ठीक बात है। दो ग्रेनम को, ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम है, दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने का काम जो करती है, उसको कहते हैं पीठिका पटलिका। क्या कहते हैं? पीठिका पटलिका। स्ट्रोमल लेमिली, इंग्लिश में स्ट्रोमल लेमिली, हिंदी में पीठिका पटलिका कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या कहा आपको? मैंने इतना ही कहा आपको कि जो प्लांट है उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो आपने कहा भैया हरे भाग के अंदर होता है। मैंने कहा जाओ ढूंढो हरा भाग कौन सा, आपने कहा भैया पत्तियां हैं। मैंने कहा पत्तियों में कहाँ होता है, आपने खोल दी पत्ती को और देखा उसमें क्या है? मेसोफिल कोशिका है। मैंने कहा मेसोफिल कोशिका के अंदर कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण, तो आपने कहा भैया मेसोफिल कोशिका के अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। मैंने कहा प्रकाश, इस क्लोरोप्लास्ट को भी खोल दो, इस क्लोरोप्लास्ट को देखो, इसके अंदर क्या क्या माल मसाला है, तो आपने कहा भैया क्लोरोप्लास्ट के बाहर क्या दो झिल्लियां हैं, एक बाहरी झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली। फिर अपन ये देखा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? एक पीठिका है, खाली जगह को क्या कह दिया अपन? पीठिका कह दिया, स्ट्रोमा कह दिया। ठीक है, और उसके अंदर क्या है? कुछ सिक्के से क्या है? एक दूसरे के ऊपर कैसे ऐसे चिन्हे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक सिक्के को, एक गोल गोल जो संरचना है, सिक्का बोलो, एक गोल गोल जो संरचना है, उसको क्या कहेंगे? थाइलेकोइड कहेंगे। ऐसे बहुत सारे थाइलेकोइड एक के ऊपर ऐसे लगे हुए हैं, उनको साथ में क्या कहेंगे? ग्रेनम कहेंगे। तो एक बंडल एक ग्रेनम, दूसरा बंडल दूसरा ग्रेनम, ऐसे बहुत सारे ग्रेनम होंगे। दो ग्रेनम को आपस में किससे जोड़ा जाएगा? दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने का काम करती है पीठिका पटलिका। दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है? पीठिका पटलिका, इंग्लिश में स्ट्रोमा लेमिली। और आप सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनता है वो क्या है? ग्लूकोज है। लेकिन वो ग्लूकोज स्टोर किस फॉर्म में होता है भैया? स्टार्च है ना, तो यहां पर ये क्या है? स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर हो गया। ठीक है, चलो, क्लोरोफिल थाइलेकोइड झिल्ली में उपस्थित होता है। और क्लोरोफिल, आपको पूछे क्लोरोफिल कहां होता है ना, क्लोरोफिल जो वर्णक है वो कहां होता है? ये तो थाइलेकोइड है, ये गोल गोल क्या है? थाइलेकोइड है। इस थाइलेकोइड की ये जो बाहर वाली ये तो क्या है? झिल्ली है। और ये जो अंदर क्या है? अंदर, ये जो अंदर है, जो अंदर का माल मसाला वो क्या है? वो क्या है? ल्यूमन है। जो खाली जगह है, इस देखो ये रेड कलर में बाहर बाहर है, ये तो क्या है? आपकी थाइलेकोइड की झिल्ली है। और अंदर जो खाली जगह बच गई है क्या है? आपका ल्यूमन है। तो इस जो अंदर जो लाल कलर वाली जो है ना, ये लाल कलर वाली जो झिल्ली है, इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक बात है। चलो, अब बात करें प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। हिंदी में बात करूं तो एक प्रकाश अभिक्रिया होती है, एक अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। एक प्रकाश अभिक्रिया होती है और एक अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। पहले बात करते हैं अपन प्रकाश अभिक्रिया, इंग्लिश में लाइट रिएक्शन। तो ये झिल्ली में होगी। कहां होगी? झिल्ली के अंदर। झिल्ली कौन सी? ये वाली झिल्ली जी, ठीक है, ये झिल्ली। इस झिल्ली के अंदर क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ब्लू ले लेते हैं, चलो। इस झिल्ली के अंदर क्या होगी? लाइट रिएक्शन होगी। ठीक है, आपकी लाइट रिएक्शन होगी। और इस, तो ये मैंने आपको बता दिया, प्रकाशीय जो आपका है इसके अंदर लाइट रिएक्शन होगी। छोटा करने के बाद शायद नहीं दिखेगा आपको, है ना, लेकिन मैंने लिख तो दिया वो। ठीक है, चलो, तो झिल्ली में क्या होगी? आपकी जो प्रकाश अभिक्रिया, वो लाइट रिएक्शन जो आपकी प्रकाश अभिक्रिया वो कहां होगी? झिल्ली के अंदर होगी। ग्रेना, पीठिका पटलिका ना, ये ग्रेना झिल्ली इस ग्रेना के अंदर होगी। ये पीठिका पटलिका जो है इसके अंदर होगी, इसकी झिल्ली के अंदर होगी। यहां पर मैं लिख देता हूं लाइट रिएक्शन। मैंने तो लिख दिया, अब आप देखना आपकी है। ठीक है, देख तो लिया ही ना अभी। चलो, प्रकाश ऊर्जा को ट्रैप करते हैं ना, नाम से पता लगा प्रकाश अभिक्रिया। तो क्या करेंगे? जो लाइट आ रही है सूर्य से, उसको क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे, उसको पकड़ लेंगे ना, उसको पकड़ लेंगे, है ना, एनर्जी को पकड़ लेंगे।
एटीपी और NADPH बनाते हैं। और इस रिएक्शन में क्या बनता है? इस रिएक्शन में ग्लूकोज नहीं बनता, इसमें क्या बनता है? एटीपी और NADPH बनते हैं। क्या बनते हैं? एटीपी और NADPH बनेंगे। वापस ध्यान से सुनो, प्रकाश जो अभिक्रिया होगी उसके अंदर क्या बनेंगे? एटीपी और NADPH बनेंगे। कल का जो लेक्चर होगा उसमें पूछूंगा आपसे, एटीपी और NADPH बनेंगे किसके अंदर? प्रकाश अभिक्रिया के अंदर। सीधे प्रकाश पर निर्भर होती है, और प्रकाश अभिक्रिया जो सीधे किस पर निर्भर होती है? प्रकाश पर निर्भर होती है। बात करें अप्रकाशीय अभिक्रिया की, तो दो प्रकार की रिएक्शन होती है किसके अंदर? प्रकाश संश्लेषण जो है वो दो प्रकार की रिएक्शन होती है उसके अंदर, एक प्रकाश अभिक्रिया, दूसरी अप्रकाशीय। अप्रकाशीय अभिक्रिया कहां होती है? पीठिका में होती है। पीठिका कहां? ये खाली जगह जो बच गई ना, ये खाली जगह, इसके अंदर क्या होती है आपकी? इसके अंदर आपकी डार्क रिएक्शन होती है। जो खाली जगह है वो डार्क रिएक्शन यहां होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन में बोल रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि अंधेरे के अंदर होगी, नहीं, अंधेरे के अंदर नहीं होगी, वो दिन में भी हो सकती है, ऐसा नहीं रात में होगी, दिन में भी हो सकती है, लेकिन उसको प्रकाश की जरूरत नहीं होती, इसलिए अप्रकाशी या फिर डार्क रिएक्शन इसको कहते हैं। पीठिका में होती है, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है जो CO2 को फिक्स करती है, एंजाइम रुबिस्को एंजाइम, ठीक है, यहां यूज होता है। और ये शुगर बनाते हैं। ये क्या बनाया था इन्होंने? प्रकाश अभिक्रिया जो है वो क्या बनाती है? एटीपी NADPH, और ये क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं ना। तो ये सीधे प्रकाश की, इनको सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इनको सीधे लाइट की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है। और ये जो अप्रकाशीय अभिक्रिया जो है वो किस पर निर्भर करती है? प्रकाश अभिक्रिया के जो उत्पाद बनेंगे इस रिएक्शन से, जो प्रोडक्ट बनेगा उनके प्रोडक्ट से ये क्या बनाएगी? शुगर बनाएगी, तो उन पर ये निर्भर करती है। ठीक बात है, एक बार इसको अपन रीड कर लेते हैं। चलो, प्रकाश संश्लेषण कहां संपन्न होता है? अध्याय 8 में आपने पढ़ने के बाद भी निश्चित होगा कि हरी पत्तियों के, अथवा आप कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में। निश्चित ही आपका उत्तर सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों तथा में संपादित होती है, लेकिन यह पौधे के अन्य हरे भागों में भी होती है। जो पौधे के अन्य हरे भाग हैं वहां पर भी ये होती है। मीजोफिल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है, जिससे स्तम मात्रा में। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पर, प्रकाश, ठीक है, अगर प्रकाश जो है उसकी नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी आ रही है ना, प्रकाश अगर नॉर्मल लाइट पड़ रही है, उसकी इंटेंसिटी अगर नॉर्मल है तब क्या होगा, और हाई लाइट इंटेंसिटी आ रही है तब क्या होगा ना। तो प्रकाश के अगर नॉर्मल प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, तब क्या होगा? ये बाहरी क्या है? मेसोफिल सेल है। ये ब्लू कलर में दिखाई है मैंने, क्या वो मेसोफिल सेल है। और जो अंदर ग्रीन कलर में दिखाया है ये क्या? क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो अगर नॉर्मल लाइट पड़ रही है तो क्या होगा? ये जो आपके क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्या होंगे? इस मेसोफिल सेल के, इस मेसोफिल सेल की जो झिल्ली होगी, मेसोफिल जो सेल है उसकी झिल्ली क्या होंगे? समानांतर जो है वो लग जाएंगे। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का मेसोफिल कोशिका झिल्ली के साथ समानांतर संरेखण पैरेलल हो जाएंगे ना। तो समानांतर मतलब पैरेलल, तो यहां पर क्या? पैरेलल लग जाएंगे। देखो यहां पर ये झिल्ली है, किसकी झिल्ली? मेसोफिल कोशिका की झिल्ली है ना, तो उसके देखो समानांतर लग गई, पैरेलल लग गई। ठीक है, तो ये यहां पर इष्टतम प्रकाश, मतलब कम लाइट इंटेंसिटी होगी, नॉर्मल होगी, इष्टतम ऑप्टिमम प्रकाश होगा ना। गैसों का अधिक प्रसार होगा, इस कंडीशन में क्या होगा? गैसों का अधिक प्रसार होगा। लेकिन जब बात करें हाई लाइट इंटेंसिटी, बहुत तेज अगर लाइट आ रही है तब क्या होगा? तब ये सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएंगे? बीच में आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, ताकि कम से कम क्या हो? डैमेज हो। डैमेज क्या हो? कम से कम हो, बीच में आ जाएंगे। अगर यहां पर होंगे, पास पास में होंगे, झिल्ली के पास में होंगे, तो यहां पर लाइट ज्यादा पड़ेगी और ये डैमेज हो सकते हैं, तो ये क्या आ जाएंगे? बीच में आ जाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? लंबवत संरेखण हो जाएगा। यहां पर क्या था? समानांतर, ठीक है, पैरेलल थे, यहां पर क्या जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना, लंबवत। फोटो ऑक्सीडेटिव शक्ति को रोकते हैं ये। ठीक है, तो ये वाली चीज यहां पर थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल कोशिका की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है, जिससे वे इष्टतम मात्रा में अगर प्रकाश आ रहा है, आपतित प्रकाश है, तो आपके ये कैसे हो जाएंगे? समानांतर हो जाएंगे, और अगर अधिक होगा तो वो लंबित होंगे ना, परपेंडिकुलर होंगे। आपने अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा लेमिली होता है और स्ट्रोमा तरल होता है। ठीक है, खाली जगह में इसमें स्ट्रोमा भरा हुआ होता है, तरल भरा हुआ होता है। क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और एटीपी और NADPH का संश्लेषण करता है। प्रकाश, ठीक है, अभिक्रिया मैंने आपको बताई। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रक्रिया होती है जो CO2 से शर्करा संश्लेषण करता है, शुगर बनाती है, जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। पहली वाली प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश अभिक्रिया कहेंगे, जिसमें क्या होता है? एटीपी और NADPH बनता है। कहा जाता है चूंकि यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित है। दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है, मैंने आपको बताया नोट्स में भी, है ना, अर्थात एटीपी और NADPH जो सैद्धांतिक रूप में अंधेरे में संपन्न होती है, अतः इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक अपन आज लेक्चर पढ़ेंगे। चलो जी, इसके आगे का अपन कल
वाले लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के सामने शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।